बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं फ़हीम अब्बास और मैं हूं ज़हरा रज़ा। हम दोनों आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं आप लोग। आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में आज ज़रा हम नाज़रीन को बताइए कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। फ़हीम, आज हम बात करेंगे जो कल से मुल्क भर में सिंध में तालीमी इदारे खुल गए हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। जो सेकंड और थर्ड मरहला जो था प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रेड का, जो कि 21 सितंबर को मुलतवी हो गया था जब कॉलेजेस खोले गए थे 15 सितंबर से, वो कल से खोल दिया गया है। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। SOPs पर कितना अमल दरामद हो रहा है उसके ऊपर बात करेंगे और किस तरह से हम अपना जो पढ़ाई का निज़ाम है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे और मैं चाहूँगी हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका भी तारुफ करा दें। जी करवा दें, वो करवा दें। हमारे साथ माहिर तालीम मौजूद हैं, मोहम्मद अख्तर आरई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अख्तर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। आप माशाल्लाह ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के सूबाई सदर हैं और आपसे हम जो बेहतरीन मालूमात है वो हासिल करेंगे, क्योंकि वालिदैन जो हैं वो सुनना चाहते हैं अपने बच्चों के बारे में, स्कूल्स के बारे में, क्योंकि कुछ पेरेंट्स अभी भी फ़िक्रमंद हैं कि उनके अपने बच्चों को स्कूल भेजा जाए या ना भेजा जाए। और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं उन्हें ये फ़िक्र है कि पता नहीं वहाँ पे वो SOPs सही तरह फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनके बच्चों की सेहत जो है वो कहीं मुतासर ना हो जाए। स्कूल मालिकान भी बड़े अरसे बाद, कई महीनों की कोशिशों के बाद जो है वो दोबारा से अपने स्कूलों में वो सारी चहल पहल देखेंगे, रौनक देखेंगे। तो क्या आपके पास जो है वो मालूमात है इस स्कूलों के खुलने के हवाले से? प्लीज़ वो हमारे साथ शेयर कीजिए हमारे नाजरीन के साथ। बिल्कुल, कल जो है ऑल पाकिस्तान के अंदर तमाम स्कूल खुल गए, यानी कहने का मकसद है कि प्री प्राइमरी भी खुल गया, प्राइमरी भी खुल गया। सिंध के अंदर एक हफ्ते का इल्तवा था, थोड़ा सा रोक दिया गया था, मगर कल जो वालिदैन के चेहरों पर स्कूल के गेट पर आते ही जो मुस्कुराहट और खुशी नज़र आई, वो उससे महसूस हो रहा था कि वो बहुत सेटिस्फाइड हैं। पेरेंट्स जब कैंपस के अंदर आते हैं वो SOPs उनको फॉलो करवाए जाते हैं, क्योंकि वो बाहर मार्केट्स के अंदर SOPs फॉलो नहीं कर रहे थे और उनको एक हैबिट ये थी कि जैसे ही स्कूल की बाउंड्री वॉल के करीब आते हैं तो वहाँ SOPs स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस चीज़ को देख के बहुत अच्छे तासुरात थे। दे आर फीलिंग के हमारे बच्चे सेफ़ जगह पर हैं, एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर SOPs की तरबियत भी दी जाएगी और उसको फॉलो भी किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह छोटे से लेके बड़ा स्कूल, हर स्कूल का फ़ीडबैक पूरे पाकिस्तान का बेहतरीन है। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन जो है वो तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, तमाम में हमारे सूबाई और सदूर होते हैं, वहाँ नेटवर्क है। इवन हमने एक मॉनिटरिंग टीम्स बना दी हैं फेडरेशन की तरफ से अपनी एहतादी एसोसिएशंस के साथ मिल के, जो कि स्कूल्स विज़िट कर रहे हैं। उसके अंदर उनको भी फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि ये हमारे दायरे के नेक नामी हैं। तो हम ये ज़रूर चाहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर जो है एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठा हुआ था तो वो दोबारा से पूरी करे। हमारे प्राइवेट स्कूल्स के पेरेंट्स तो बहुत खुश हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स का हमें पता नहीं है, ना ही हमारी विजिलेंस टीम वहाँ जाती है, ना ही उनको जाने देते हैं। तो इन्हें जो आपने टीम बनाई है कि जाके वो चेक कर विजिट कर सकें इस प्राइवेट स्कूल्स में, सब में, तो क्या सरकार की जानिब से भी कोई ऐसी टीम या कोई ऐसी कोई ताकत है जो जाके देख रही है, मतलब चेक कर रही है कि SOPs फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या सिर्फ खबरों, अखबारों और TV चैनल्स की हद तक ही सरकार के सारे मामला चल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सरकार का तो बहुत पहले से एक प्लान था और है, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो DC की सरबराही के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज़ बनाई गई हैं, जिसको DMC कहा जाता है। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर है। इसी तरह के सेटअप्स बनाए गए हैं जिसके अंदर डायरेक्टरेट के और मुख्तलिफ शोबाजात के लोग हैं, जो एक के सिविल सोसाइटी का मेंबर भी साथ होता है। बदकिस्मती ये है कि प्राइवेट स्कूल्स के नुमाइंदों को उन कमेटी में नहीं लिया गया। अगर ऐसा होता है कि एक एसोसिएशन का मेंबर भी उसमें शामिल होता तो ज़ाहिर है कि इंसाफ हो पाता। अब यह है कि वो गवर्नमेंट का सेटअप है, वो गवर्नमेंट स्कूल में जब विजिट करते हैं तो उसको हाईलाइट नहीं किया जाता। अच्छा, दूसरी चीज़ बदकिस्मती ये है कि मीडिया के एक किसी टीम को, एक मेंबर को साथ लेना चाहिए था। वैसे तो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, विजिट भी कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास मजिस्ट्रेट के अख्तियारात भी हैं, उसको भी एक्सरसाइज कर सकते हैं।
और मिनिस्ट्री की तरफ से जो हमारे मिनिस्टर साहब मोहतरम सईद गनी साहब हैं, उन्होंने काफ़ी विजिट किए हैं। और सर उनका ये भी कहना था कि तालीम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे बढ़कर जो है वो बच्चों की सेहत अहम है। और वो वालिदैन जिनको लगता है कि वो जो सेटिस्फाई नहीं है और अपने बच्चों को स्कूल्स नहीं भेजना चाहते, उनको भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है स्कूल की जानिब से। तो ऐसे बच्चों की तालीम जो कि माँ बाप, अभी बहुत बच्चे छोटे हैं और माँ बाप डर रहे हैं, तो उनको किस तरह से कंटिन्यू करेंगे, उनकी तालीम किस तरह से, उनको ऑनलाइन क्लासेस दिए जाएंगे या किस तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया। इसी तरह से बेसिकली पहली बात तो ये याद रखिए कि गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से ये कंपलसरी नहीं है कि हर बच्चा लाजमी आए जी। उसमें तो बल्कि ये हिदायत की गई है कि अगर आप फील करते हैं कि आपके बच्चे के अंदर या उनको फ्लू हो गया है, उनको खांसी है या कोई टेम्परेचर है, तो हरगिज़ उसको स्कूल मत भेजें। बिल्कुल ये मना किया हुआ है, क्योंकि स्कूल के बाहर इस चीज़ को बाकायदा चेक किया जाता है, टेम्परेचर चेक किया, वो एक प्रोसेस है जो कि बार बार रिपीट किया जाता है। तो इसके अलावा अगर फैमिली में भी कोई डाउटफुल सिकनेस है तो उन फैमिलीज़ को भी हमारी तरफ से एक गाइडलाइन प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन की तरफ से भिजवा दी गई है कि अगर फैमिली में कोई सीनियर सिटीज़न या कोई भी बीमार है तो आप वहाँ पर भी एहतियात कीजिए, उस बच्चे को स्कूल ना भेजिए। अब उसके लिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि उनका तालीमी नुकसान होगा, तो उसके लिए स्कूलों ने अपनी साइज़ कैपेसिटी के हिसाब से, जैसे जो अच्छे स्कूल से उन्होंने प्रॉपर LMS लॉन्च किए हुए हैं, जैसे कि ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा था, तो वो जूम पे या इस टाइप की किसी उस पर तो प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ाते, मगर वो वीडियो के ज़रिए जो लेक्चर्स वहाँ पढ़ाए जा रहे हैं उनको रिकॉर्ड करके वो ऑनलाइन अपने पोर्टल पे भी डाल रहे हैं। मगर कुछ स्कूल ऐसे हैं कि जो छोटे स्कूल से पूरे पाकिस्तान के अंदर, बाज़ पसमानदा इलाकों के अंदर, छोटे शहरों के अंदर, तो वो क्या करते हैं कि वो असाइनमेंट जो होता है वो बनाकर पेरेंट्स को मैसेज कर दिया जाता है कि अगर आपके बच्चा नहीं आया तो अपना असाइनमेंट लेके चले जाइए, डायरी लेके चले जाइए। तो इस तरह से फुली ताउन किया जा रहा है। नॉर्मल डेज के अंदर वैसे भी 10 से 15% एब्सेंट हुआ करते थे, अब क्योंकि न्यू नॉर्मल आ गया है, पहले नॉर्मल था, अब न्यू नॉर्मल आ गया है, तो अब न्यू नॉर्मल के लिए आदी बनना है। उसके अंदर अभी 20 से 25%, बाज़ों का 30% बच्चों की गैर हाजिरी के इम्कानात हैं, क्योंकि अगर हमने फ्लू वाले को भी नहीं अंदर आने देना, डाउट होगा नहीं आएंगे, तो ज़ाहिर है कि गैर हाजिरियाँ बढ़ेंगी। उसके लिए हमने मुतबादल इंतज़ाम किया हुआ है, वही लेसन हम घर भिजवा देते हैं, और मैनुअल भी है और ऑनलाइन भी, ज़्यादातर स्कूल ऑनलाइन पे शिफ्ट हो चुके हैं। यानी कि फ़हीम, वो बच्चे जो कि स्कूल नहीं जा पा रहे उनका भी नुकसान नहीं होगा। और हाजिरी की आपने बात की तो कल हमने देखा 30 से 40% तक जो थी तलबा की हाजिरी कल मौजूद थी स्कूल में। और फ़हीम, बच्चे तो बड़े खुश नज़र आए, लेकिन वालिदैन बड़े खुश हो रहे हैं। वालिदैन बहुत खुश हैं, मगर हमारा प्रोड्यूसर इस वक्त खुश नहीं है। वो पता है, उसका कहना है कि ब्रेक ले ली जाए। प्रोड्यूसर साहब ठीक है, मर्जी आपकी। एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोस्तों दोबारा हम हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फ़हीम अब्बास और मेरे साथ है ज़हरा रज़ा, और आज हम बात कर रहे हैं स्कूलों के खुलने के हवाले से। मगर जब से हमने प्रोग्राम शुरू किया ना ज़हरा, मुझे एक चीज़ खटक रही है मेरे जहन में, ज़रा उसकी तरफ आ जाते हैं। ये क्या है? ये आपको कुछ इस बारे में बताया गया है? गेट रेडी फॉर #me वर्सेस बैक्टीरिया। आप चीटिंग कर रही हैं तो वो अपने हाँ, ये कुछ ये क्या है? #me वर्सेस बैक्टीरिया बिग रिवील। ओके, ये क्या है? कुछ पता है आपको इस बारे में? 30 सितंबर at 9 PM on your favorite TV channels। हाँ, मतलब अब तक चैनल है। यस। ओके, तो ये है क्या? कुछ पता है आपको इस बारे में? ये अभी हम पता करते हैं क्या है। ये कुछ सरप्राइज है, देखते हैं। ओके, ठीक है, सरप्राइज है तो फिर सरप्राइज ही रहने देते हैं इसे। शायद अगले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में हमें पता चल जाए कि ये क्या है ना? ओके, अख्तर राय साहब हमारे साथ मौजूद। अख्तर राय साहब, हम बात कर रहे हैं स्कूलों के खुलने के हवाले से, और सबसे स्कूलों के खुलने का जब जिक्र होता है सबसे पहले SOPs का जो है ना माँ बाप के जहन में भी आता है, और जो भी सुनने वाला उनके जहन में आता है। SOPs को फॉलो किया जा रहा है, ये आपने भी बताया कि हुकूमत ने भी टीमें तश्कील दी हुई हैं, आपने भी टीमें तश्कील दी हुई हैं, वालिदैन भी जो है वो खुद ड्रॉप करके आ रहे हैं, देख रहे हैं। मगर आप मुझे अंदर की बात बताएं, क्या वाकई SOPs सही मानों में फॉलो हो रहे हैं, या वो पंजाबी की एक मिसाल है, गोंगलुआ तो मिट्टी चाड़ने वाली गल है बस, कि सिर्फ मास्क ही लगाया हुआ है एक काम चलाने के लिए? तो असल में हकीकत में क्या वाकई कोरोना से
फाइट करते हुए बच्चों को पढ़ा रहे हैं? देखिए, कोरोना से फाइट करने वाला जुमला तो ज़रा दुरुस्त नहीं है, उस पर मैं बात करूंगा बाद में। 3 घंटे में क्या फ़ाइट किया जा सकता है, मगर इस वक्त आपके तमाम नाजरीन अपने बच्चों को स्कूल भेजकर, स्कूल ड्रॉप करके आए हैं, घर में बैठ के, ख़ास तौर पर माएँ इस वक्त आपका प्रोग्राम देख रही हैं, वो आपको सही बता सकती हैं कि क्या मार्केट के अंदर SOPs फॉलो हो रहे हैं या उनके घर में SOPs फॉलो हो रहे हैं ईमानदारी से। ठीक है। स्कूल जाते ही उनको SOPs नज़र आ रहे हैं, मास्क पहना हुआ होना चाहिए। बहुत तमाम स्कूलों ने, बल्कि बहुत से स्कूलों ने फ्री मास्क काउंटर पर रखे हुए हैं। अगर मास्क अवेलेबल नहीं है तो वो मास्क दे दिया जाता है बगैर 1 रुपया लिए। ठीक है, दूसरी बात, और कुछ ने अपने स्कूल का नाम प्रिंट करवा के देखिए मार्केटिंग, देखिए प्रमोशन तो किसी तरह से भी की जा सकती है। अगर आप ब्रांडेड स्कूल की बात करें तो ब्रांडेड स्कूल्स तो वैसे भी आपने देखा, मैं हमेशा ही कहता हूँ, बात दूसरी तरफ चली गई। आपने बीच में कहा कि हम वो कौम हैं कि हम लोग ब्रांड्स चाहे सेकंड कॉपी क्या 10वीं कॉपी पहन लें, मगर हमें ब्रांड को पहनने का शौक है, ब्रांड कॉन्शियस। ठीक है। अब वो जब ब्रांडेड स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने जाते हैं ना, ये उनकी डिजायर होती है वालिदैन की कि उस स्कूल का लोगो यहाँ होना चाहिए, उनकी डिजायर होनी चाहिए। वालिदैन की डिजायर है? यस यस, नहीं, वो मेरी रिसर्च, मैं 5-6 रुपए का मास्क 50 रुपए का खरीदेंगे वालिदैन? देखिए, मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसको रियलिस्टिक, जब आपने कहा कि अंदर की बात बताएं तो मैं अंदर की बातें बताएं, सही है। ये आप देखिए, आप कोई भी ड्रेस T-शर्ट खरीदते हैं या कोई ग्लासेस खरीदते हैं तो आपको ये होता है कि जी फलां ब्रांड की चीज़ होनी चाहिए। अब वो फर्स्ट कॉपी कह के खरीदते हैं। आपको पता है फर्स्ट सेकंड कॉपी का कितना बड़ा बिजनेस है, मगर हम ट्रैक से हट रहे हैं। जी, ब्रांडिंग जो है बेसिकली, जब किसी फ्रेंचाइज स्कूल में बच्चा एडमिशन कराता है तो ब्रांड कॉन्शियस पेरेंट होता है, याद रखिएगा, चाहे वो मिडिल क्लास का ही क्यों ना हो। जो अपर एलीट क्लास के होते हैं वो वैसे ही ब्रांडेड होते हैं, वो तो जाहिर है हाई फाई स्कूल्स में जाते हैं, तो दे फील प्राउड कि हमारा बच्चा जो है, अगर हमने उस स्कूल में एडमिशन करवाया है तो हमारे बच्चे का अगर लोगो यहाँ लगा हुआ है पॉकेट पे, यूनिफॉर्म पे लगा, तो ये भी यूनिफॉर्म का हिस्सा बेशक लगा रहे, दे डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। ठीक है, ये उनका अपना प्रोफाइल है पेरेंट्स का। अब आते हैं हम नॉर्मल स्कूल की तरफ, जो 5000 या उससे कम वाले हैं। क्या SOPs किस तरह फॉलो हो रहे हैं? सही बात क्या है? वहाँ जब जाते हैं डिसइंफेक्शन किया जाता है, गेट से पहले टेम्परेचर चेक किया जाता है, मास्क चेक करते हैं, नंबर 1, नंबर 2 पे उसको टेम्परेचर चेक किया जाता है, नंबर 3 पर जो है डिसइंफेक्शन होती है, वॉक थ्रू गेट के अंदर से जाते हैं। जो छोटे स्कूल हैं, जो 500 रुपए वाले, 800 वाले, वो क्या करते हैं कि वो स्प्रे मशीन रखी होती है, वो पूरे बच्चे के ऊपर स्प्रे करवा देते हैं, आंखें बंद करके, इवन शूज पर कर देते हैं। उसके बाद अंदर जाके सैनिटाइजर, सर स्प्रे इसका एक फार्मूला है प्रॉपर तरीके से, वो रेडीमेड लेकर उसको मिक्सर बनाकर जाके डिसइंफेक्शन हो जाए। अच्छा, वो बिल्कुल मौजूद है। देखिए डिटॉल से भी किया जाए, वो भी डिसइंफेक्शन कर देता है, मगर इसके लिए एक प्रॉपर रेडीमेड आजकल मिल रहा है। अच्छा, मिल रहा है। उसके बाद फिर सैनिटाइजर, या तो ये है कि वो डिस्पेंसर लगा होता है उसके साथ, या ये बॉटल के साथ ड्रॉप डाल दिया जाता है, बच्चा उसको प्रॉपरली जो है वो करता है। ठीक है, उसके बाद बच्चा जो है वो क्लासरूम में जाता है, वॉकिंग के दौरान डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है, क्लास में सिटिंग के अंदर जो डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है, जो कि हमने जो ऑब्जर्वेशन किया है वो 6 फीट के 4 फुट भी है और कहीं कहीं 3 फीट का भी है, जो कि गवर्नमेंट ने इसको अलाउ किया है किसी हद तक कि 3 फीट से करीब नहीं होना चाहिए। छोटे स्कूल जहाँ पे अपार्टमेंट्स बिल्डिंग्स में, वहाँ एग्जैक्टली बच्चे इतना ज्यादा एक दूसरे से, वहाँ क्या चक्कर है। देखिए जैसे कि अभी हमारी बहन ने फरमाया है कि बहुत कम स्ट्रेंथ थी, अगर बेसिकली हमारे पास भी डेटा आ रहा है, पहला दिन था, आज डेटा आएगा। उन्होंने क्या है कि 2 ग्रुप बना दिए, ग्रुप A ग्रुप B। अब अगर उसकी क्लासरूम के अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा थी, SOPs और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उन्होंने ग्रुप 2 बना दिए। जी। फिर पहले दिन आपको पता है कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद भी जब स्कूल खुला करते थे तो बच्चे वैसे ही कम आते थे, ठीक है, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं होती थी, तो बच्चे इस वजह से थोड़े से कम भी आए। और वो ग्रुप बनाने की वजह से क्या हुआ कि अल्टरनेट डेज पे बुलाया जा रहा है, डिपेंड करता है स्कूल्स के ऊपर। जैसे कि हमारे अच्छा सर, वो बच्चे जो कि बहुत छोटे हैं, प्राइमरी ग्रेड्स के, जैसे मॉन्टेसरी हो गया, तो वो तो SOPs पर खुद से अमल दरामद नहीं कर सकते, तो टीचर्स किस तरह से उनको मतलब SOPs को यकीनी बना रही हैं? टीचर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। इसमें देखिए जो होता है, बच्चे जो छोटे होते हैं उनको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमने एक्स्ट्रा स्टाफ जो है अपॉइंट किया है, जो बैठ के, क्योंकि स्ट्रेंथ भी कम आ रही है और जब हम अल्टरनेट डेज पे बुला रहे हैं बच्चों को, जैसे हमने कुछ स्कूलों में एक एक्सपेरिमेंट किया, बड़ा सक्सेसफुल रहा कि हमने एक डे, जो 1 डे था वो गर्ल्स के लिए फिक्स कर दिया ग्रुप A, और ग्रुप B जो है वो बॉयज़ के लिए कर दिया। अब खुद ब खुद जहाँ को एजुकेशन थी वहाँ पर फिलहाल फॉर 1 वीक एक एक्सपेरिमेंट बेसिस पर, ताकि
किसी भी कुछ भी हो जाए हमने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, कुछ भी हो जाए बच्चों को फासले पे बिठाना है, क्योंकि सेहत पे कंप्रोमाइज़ ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन, हमारे जो चेयरमैन मरकज़ी सदर हैं काशिम मिर्ज़ा साहब, उनकी सख्त हिदायत है कि कुछ भी हो जाए बच्चों की सेहत पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना हमने, ठीक है। बेशक आप 2 शिफ्टों में बुला लें, बेशक आप जो है 2 ग्रुप में बुला लें, मगर आप बच्चों की सेहत पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जी सर, तो और एनसीओसी के फैसले के मुताबिक भी यही कहा गया है कि सख्ती से जो है एसओपीज़ पर अमल दरामद होना चाहिए। अच्छा सर, वो तालीमी इदारे जिनको गवर्नमेंट ने सील कर दिया था, एसओपीज़ जिनकी फॉलो नहीं हो रही थी, वो कब तक बंद रहेंगी? देखिए उन स्कूल्स के देखें शोकास नोटिस निकले गए थे और उन पे दोबारा इंक्वायरी बैठी थी, कुछ को रिलीज़ कर दिया गया है, कुछ को जो है वो रिलीज़ कर देंगे। देखिए बाज़ स्कूलों में सिंध की बात करेंगे, ख़ास तौर पे सिंध के अंदर क्या था कि एडमिशन टेस्ट हो रहे थे। अब जैसे स्कूल खुलने वाले हैं तो लोग बेचैन थे, तो सिविल कपड़ों में छोटे बच्चे मौजूद थे, घर के कपड़ों में, और टेस्ट दे रहे थे वो। तो उस पर हमारे मिनिस्टर एजुकेशन ने बुरा महसूस किया कि जब हमने सिर्फ 9-10 खोली है और एक हफ्ते के लिए मौखर की है क्लासेस 6, 7, 8 की, तो आपने कैसे छोटे बच्चे बुला लिए? तो वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी किसी हद तक, तो वो क्लियर की गई हैं। अब बात यह है कि अगर मीडिया बाहर खुद भी निकले, उसको इजाज़त हो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाने की, प्राइवेट स्कूल्स में जाने की, मीडिया को इजाज़त नहीं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, माहिर तालीम मोहम्मद अख्तर आराई साहब, जिनसे हम बात कर रहे थे तालीम के हवाले से जो तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं। सर, मीडिया के हवाले से बात हो रही थी जी, कि मीडिया के हवाले से बात हो रही थी कि सरकारी स्कूल्स में मीडिया जो है ना उसको जाने की इजाज़त नहीं, मीडिया कवरेज नहीं दे रहा। जी सर, ब्रेक यही इसी पर मैं आ रही थी। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे। और सर, एक और सवाल इसके साथ आप मुझे बताएं कि जो फीसेस की बात कर रहे हैं कि वालिदैन पे इजाफी बोझ डाला जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन में तो बंद थे स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स की अगर बात करें, प्राइवेट स्कूल्स ऑनलाइन सेशंस दे रहे थे, लेकिन अब वो वालिदैन जो कि फ़ीस पुरानी नहीं दे पा रहे, किस तरह से होगा? और प्राइवेट स्कूल्स ने तो फ़ीस भी कुछ स्कूल्स ने बढ़ा दी है। देखिए आपने 2-3 सवाल कर डाले। मैं आपको पहले सवाल का जवाब ये दूं कि देखें जो DMCs बनाई गई हैं, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज़ बनाई गई हैं, उसमें जो मेंबरान का स्ट्रक्चर है उसके अंदर सिविल सोसाइटी से 1 पर्सन लिया गया है। हमारा ये वहाँ ये है कि वहाँ 2 पर्सन होते हैं, ठीक है। वहाँ सिविल सोसाइटी से भी लिया जा सकता था, मीडिया से भी लिया जा सकता था, और स्कूल एसोसिएशन से भी लिया जा सकता था जी। तो फिर तो ये मॉनिटरिंग इंसाफ पर मबनी होती, मगर फिर भी हम डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट पे ट्रस्ट करते हैं। अच्छा। डीसी जो होते हैं वो ज़ाहिर है कि नाइंसाफ़ी नहीं करते, मगर एक बात है कि जब वो विज़िट करेंगे पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स में, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल्स में और प्राइवेट स्कूल्स में, तो कम से कम वो इंसाफ पे मबनी होगा। और अगर किसी स्कूल को, प्राइवेट स्कूल को सील किया जाएगा तो प्राइवेट स्कूल का नुमाइंदा मौजूद होगा। सही। तो इस वजह से नाइंसाफ़ी के इम्कानात बहुत ज़्यादा थे। अब आ जाएँ आपके दूसरे सवाल फीसेस की तरफ से। हमारे काशिम मिर्ज़ा साहब ने, जो मरकज़ी प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की तरफ से, उनकी तरफ से एक हिकमत अमली जारी की गई और उन्होंने बाकायदा गवर्नमेंट को भी ये बताया कि हम प्राइवेट स्कूल्स के अंदर हम ये चाहते हैं कि जितने भी इस वबा से अफेक्टिव लोग हैं, पहले वो अफेक्टिव, उनको हम लोग ये चाहेंगे कि वो तमाम वालिदैन, ये वालिदैन को मैसेज भी है आज इसी प्लेटफॉर्म पे मैं दे रहा हूँ कि तमाम वालिदैन प्लीज़ आप उन्हीं स्कूल्स में अपने बच्चों को भेजें जिन स्कूल्स में आपके बच्चे एडमिशन किए गए थे या पढ़ रहे थे, क्योंकि उनका एक सोशल सर्कल होता है वहाँ पर और वो सेटल्ड होते हैं, आप सेटिस्फाई होते हैं। सिर्फ एक 4-6 महीनों की फ़ीस की वजह से, प्रेशर से आप स्कूल शिफ्ट ना करें, बगैर TC के स्कूल शिफ्ट ना करें। अब आगे बात कि वहाँ जब आप जाएंगे तो स्कूल को ये हिदायत कर दी गई है कि आप उनके साथ ईजी प्लान बना लें। अगर वो यकमुश्त नहीं दे सकते तो उसको इंस्टॉलमेंट का तरीका कर लें, 50% फ़िलहाल ले लें, 50% बाद में इंस्टॉलमेंट में कर दें। इनिशियली ये डिपेंड करता है केस टू केस, ये कितने डिफ़ॉल्ट है, 6 मंथ डिफ़ॉल्ट है, 4 मंथ डिफ़ॉल्ट है या 8 मंथ का डिफ़ॉल्ट है। तो कम से कम उन वालिदैन को पहले उस स्कूल में जाना चाहिए जिसमें बच्चे पढ़ते थे, ताकि वो आपको सहूलत दे सकें। अब दूसरी स्ट्रिक्टली एक हिदायत की गई थी जो कि हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि अगर वबा से या इस दौरान कोई डेथ हुई है किसी वालिदैन की, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप दे दी गई है। अच्छा, ये बहुत बड़ा है, ये हमारे तमाम एसोसिएशन ने इस पर इत्फाक किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी हमारे इत्यादि एसोसिएशंस ने, और ये हर स्कूल में होता है। जो हमें कुछ परसेंटेज फ्री शिप देनी होती है लीगली, हम उसमें टॉप प्रायोरिटी पे इसको रख रहे हैं। हालांकि जो हमें 10% देने होते हैं और उस 10% में भी अभी 15%, 16% फ्री शिप चली गई हैं, मगर हम उनको इनकार नहीं करेंगे
कि हमारे पास गुंजाइश ही नहीं है फ्री शिप की, हम कैसे दें, नहीं, उसके बावजूद उनको फ्री शिप दी जा रही है। इसलिए कितने परसेंट बच्चे हैं जिनको ये दिया जा रहा है? देखिए नॉर्मली 10% बच्चों को 100% फ्री शिप दी जाती है, जो डिजर्विंग बट इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनको दिया जाता है। उसका एक हायरार्की और एक मेरिट तरीका होता है उसका, स्कूल्स का ज़्यादातर ये होता है कि सबसे यतीम जो बच्चा होता है और काबिल बच्चा होता है, प्राइवेट स्कूल वाला उसको वैसे ही फ्री पढ़ाता था, पहला मेरिट ये होता है टॉप। उसके बाद फिर सेकंड थर्ड इस तरह से एक स्ट्रेटेजी बनाई होती है फ्री शिप देने के लिए। अब जो हमने एक रिक्वेस्ट की है तमाम स्कूलों को पूरे पाकिस्तान के अंदर, काशिम मिर्जा साहब ने ये कहा, और हमारे एहतादी जो 300 से ज़्यादा हमारी एसोसिएशन एहताद में हैं, ग्रुप में हैं, तो 300 से ज्यादा एसोसिएशंस हैं ये पूरे पाकिस्तान प्राइवेट में आज़ाद स्कूल्स को डील कश्मीर। करने के यस, लिए। मैं मीडिया पे कह रहा हूँ सर, मीडिया पे कह रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। हमारा लाहौर में कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमारी इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ज़्यादा लोग आए हुए थे। हम सब इस पर इत्तेफाक करते हैं कि जो यतीम बच्चे हैं या कोविड-19 की वजह से जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, उनको मैट्रिक तक तालीम फ्री दी जाएगी, चाहे वो बच्चा केजी में आज पढ़ रहा है, चाहे वो 5th में पढ़ रहा है, चाहे वो 9th में और पढ़ सब रहा मुत्तफिक हैं इस पे। है। बिल्कुल सब ने ऑफर चलें, कर गुड है, दिया। माशाल्लाह, ये बहुत बहुत अच्छा अच्छी बात है। initiative एक है। चीज़ और बताइएगा कि मास्क और एसओपीज के हवाले से हम शुरू से बात कर रहे हैं, एक और शिकायत आ रही थी कि जो छोटे बच्चे हैं वो उन मास्क उनके लिए लगाना मुश्किल है, और वैसे भी उनके साइज के मास्क इतने इजीली अवेलेबल नहीं है बच्चों के, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। देखें वैसे भी छोटे बच्चों को ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये तो मुख्तलिफ WHO ने और मुख्तलिफ इदारों ने बहुत सी रिपोर्ट शाये की हुई हैं, मगर बात यह है कि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, एक उस पॉलिसीज़ को तो फॉलो करना है। तो हम कोशिश तो यही कर रहे हैं कि बहुत लाइटर किस्म का मास्क होना चाहिए जो बच्चे की ऑक्सीजन के अंदर ब्रीदिंग इशू ना पैदा हो, मगर उसके बावजूद भी प्रॉब्लम है, तो सम टाइम ये हल्का सा मास्क नीचे करने की इजाज़त दे दी गई है कि कम से कम बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। इस पे हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करेंगे। मास्क मतलब सूती कपड़े का घरों में अगर माएँ बना के दें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है? नहीं, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। देखिए यही तो बात है, कपड़ा किस तरह का, फैब्रिक क्या है, क्या वो बिल्कुल कोई जॉर्जेट टाइप है या क्या कहते हैं नेट टाइप है, डिपेंड करता है, क्योंकि ये बड़ी टेक्निकल बात है। तो इसमें बहुत लाइटर वेट अच्छा। होना चाहिए, जैसे दुपट्टे बनते हैं कॉटन के होने चाहिए, अगर उनकी 2 लेयर का बना लें कि बिल्कुल थोड़ा सा रीज़न, अदरवाइज आजकल मास्क वैसे भी लाइट लेयर के 2 लेयर्स के मिल जाते हैं, तो जी। कम लेयर्स वाले हों, बहुत थिक ना हो। मगर अब क्या करें, गवर्नमेंट की पॉलिसी से इब्तदाई तौर पे हमें करना पड़ेगा। हम सोशल डिस्टेंसिंग जब रखते हैं ना, उसके अंदर इतने चांसेस नहीं होते। मास्क जो है लाइट वेट का भी चल सकता है। पर अच्छा, सर सही। छोटे बच्चे जो हैं उनको तो वैसे भी, जो 5 साल से छोटे हैं, अगर वो मास्क ना पहने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, तो वो मतलब उनको नुकसान नहीं होता। आप सही फरमा रही हैं, बिल्कुल सारी रिपोर्ट मौजूद है, मगर हमें लॉ ऑफ लैंड को फॉलो करना है। जी। हमें जो डायरेक्शंस मिलेगी, जो हमें एक हिदायत मिलेंगी, हम प्राइवेट स्कूल्स वाले उसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर हमने मास्क ज़रूर पहनाना है, मगर हम कोशिश करते हैं कि उनको ब्रीदिंग जो है रिलैक्सेशन हो, ताकि जो है ऐसा कोई सानिया ना हो, ऐसी कोई दिक्कत पेश ना आए। अगर उनके किसी पेरेंट का बच्चे को कोई ऐसा है इशू ऑलरेडी बाज़ों का होते हैं मेडिकली बाज़ बच्चों के, जैसे तो वो अस्थमा खास का तौर प्रॉब्लम है, जी किसी अस्थमा को का जी। प्रॉब्लम हो बिल्कुल सही सकता हो है, गया। तो उनको चाहिए कि वो पहले से स्कूल को इन्फॉर्म करें, ऐसे बच्चों को स्कूल जी। ना भेजें, ताकि खुदा न खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन विद इन स्कूल बाउंड्री ना आए। 3 घंटे का तो स्कूल टाइम है, और 3 घंटे में भी सारा ब्लेम हमारे ऊपर आ जाएगा। बाहर बच्चे वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे हैं, फैमिली के अंदर इश्यूज हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें वालिदैन को करना चाहिए। हम बिल्कुल वालिदैन ठीक हो के गया। साथ हैं, उनके दुख के साथ हैं। आपको चाहिए, वालिदैन को चाहिए कि उसी स्कूल में जाएं जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते थे, और उन्हीं से आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कोऑपरेट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है सर। थैंक यू सो मच मोहम्मद अख्तर अराई साहब, बहुत आपने शुक्रिया बहुत ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीवर की है, और यकीनन जो जितने भी स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या सरकारी स्कूल्स हैं, जो भी हैं, वो सब अपने जितने तलबा तालबात हैं उनके लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतरीन कोशिशें कर रहे हैं। वालिदैन को भी इसी तरह का एक किरदार अदा करने की ज़रूरत है। जब तक वालिदैन जो है वो इन अपने बच्चों के स्कूल वालों का साथ नहीं देंगे, तब तक वो सही मानों में SOPs फॉलो नहीं हो पाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो एक और मौजू पे बात होगी, एक बहुत अहम मौजू पे बात होगी। हमारे साथ एक मेहमान भी मौजूद होंगे, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं ज़हरा रज़ा,
और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास। आज हम जो अपने दूसरे सेगमेंट में उसमें हम बात करेंगे पोलियो मुहिम के हवाले से, जो कि जारी थी 21 सितंबर से 27 सितंबर तक मुल्क भर में, और हमें गेस्ट ने भी ज्वाइन किया है, उनका भी तारुफ कराना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अज़हर चुगताई, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और मेंबर हैं पाकिस्तान मेडिकल इस्लामिक एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वेलकम करना चाहेंगे आपको शो में। बहुत शुक्रिया। सर हमने देखा कि अभी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी थी, 21 सितंबर से उसका आगाज़ किया गया और अज़्म था कि 4 करोड़ से ज़ायद बच्चों को इसमें पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। आप किस तरह से देखते हैं, कितनी कामयाबी हुई? आप समझते हैं ये मुहिम अभी कामयाब रही है? क्योंकि बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स ऐसी चल रही थी, मीडिया भी मुसलसल जो है अवेयरनेस फैलाता रहा वालिदैन को, और दूर दराज इलाकों में पोलियो वर्कर्स ने भी अपना बहुत काम किया। तो कैसे देखते हैं आप इस मुहिम को? देखिए, सबसे पहले तो ये कि चूँकि ये कोविड की पूरे पेंडेमिक के बाद एक बहुत गैप के बाद एक मुहिम ये दोबारा हुई थी। अगर आप सोचें फरवरी मार्च से जो है वो हम एक तरह से लॉकडाउन्स के अंदर पूरी दुनिया के अंदर थे, और उसकी वजह से जो हर किस्म की एक्टिविटीज़ रुक गई थी। ट्रैवल रुक गया, ये तमाम चीज़ें रुक गई, तो उस पर कैंपेन्स भी रुक गई थी। इवन एक डॉक्टर्स के क्लिनिक भी जो है वो वर्चुअल हो गए थे। तो उसमें लोगों को फिर दोबारा जो है वो याद दिलाना है कि हम इस कैंपेन को दोबारा करने जा रहे हैं, और क्यों करने जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त सिर्फ 2 ममालिक ऐसे रह गए हैं कि जिनके अंदर पोलियो अभी भी मौजूद है। इवन नाइजीरिया जो तीसरा मुल्क था पिछले साल तक, वो जो है वो उसको जो है पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। अफ्रीका जैसे जिसको हम जो है ब्लैक प्लैनेट कहते हैं, हम कहते हैं डार्क प्लैनेट है, और वो तक फ्री हो गया है। एंड हम जो है वो जो थर्ड वर्ल्ड के अंदर, लेकिन बहरहाल अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक के नज़दीक से ज़्यादा हम तालीम याफ्ता लोग हैं, उसके बावजूद भी हमारे पास जो है पोलियो के जो है होते 147 केसेस जो है वो तो 2019 के थे, और अभी तक की जो है वो 73 केसेस की रिपोर्ट मौजूद हो चुकी है। रिसेंटली एक जो है मुल्तान से भी है। तो उस पूरे सिनेरियो को अगर आप सामने रखते हुए देखें तो ये पोलियो कैंपेन डिज़ाइन हुई थी, और उसके अंदर था कि पूरे मुल्क में एक मरतबा दोबारा लोगों के पास जाना, पोलियो के वर्कर्स का जाना, कि यानी इस वक्त तो हाल ये है कि कल भी जो है कॉल मुझे ऐसी महसूस हुई कि मुझे अपने बच्चे को दिखाना है, इज़ इट सेफ टू कम टू द क्लिनिक। तो अभी भी उस ऐसे पूरे जो है वो आप एनवायरनमेंट के अंदर ये पोलियो की मुहिम लॉन्च हुई थी 21 से 27 सितंबर तक की, और मेरा ख्याल है कि ये जो है वो उसकी कामयाबी और नाकामी जो है ना आम दिनों के हिसाब से इसको कंपेयर नहीं करना चाहिए। सही इसलिए कि ये कोविड के फौरन बाद की है, पैंडेमिक के बाद की। अभी खौफ की फ़ज़ा जो है वो पूरी ख़त्म नहीं हुई है। अभी भी हम लोगों से कहते हैं कि जो मास्क लगाएं, डिस्टेंस रखें और तमाम चीज़ें, मतलब आपके स्टूडियो में आते हुए मास्क लगा हुआ था, यहाँ आने के बाद मैंने उतारा है। अच्छा, इसके साथ साथ वो सेकंड वेव का भी एक ख़तरा है, लोग उस हवाले से भी थोड़े से फिक्रमंद हैं। खैर, पोलियो कैंपेन के हवाले से बात करते हैं तो ये 4 करोड़ से ज़ायद, तकरीबन 4 करोड़ के करीब बच्चों को जो पोलियो के खतरे पिलाने थे, वो मुहिम जो है वो अपने अख्ताम की तरफ आई है बड़े कामयाबी के साथ। मगर इस कामयाबी के लफ्ज़ के साथ साथ जो है ना अभी भी मतलब जो शरह है उसमें कुछ परसेंटेज ऐसी है जिन लोगों ने रिफ्यूज़ किया है कि नहीं, हम अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे, जो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस कामयाब मुहिम के साथ जुड़ा हुआ। जैसे कि जो कराची में अगर देखा जाए तो तकरीबन 94% का जो हदफ है वो पूरा किया गया है, और KPK में कोई 98% का जो हदफ है वो पूरा किया गया है। यस, बहुत अच्छा है। मगर इसके बावजूद हज़ारों में ऐसे वालिदैन मौजूद हैं जिन्होंने रिफ्यूज़ किया कि नहीं, हम अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे। इस हवाले से क्या कहते हैं? ये जो रिफ्यूज़ल्स हैं, यही तो वो मतलब वो एक जी हाँ, मतलब ऐसा एरिया है कि जिसकी वजह से दोबारा पोलियो के पेशेंट्स हमें सुनने को मिलते हैं। सर देखिए, उसमें बात वही है सबसे बड़ी, जो हम पीडियाट्रिशियंस या डॉक्टर्स या हेल्थ केयर वर्कर्स हम कितना अच्छा कन्विंस करते हैं लोगों को, ठीक है ना। जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, साजिशी थ्योरी की ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो तमाम थ्योरीज को हमें जो है वो काउंटर करना है, उनको समझाना है लोगों को कि ये तो हमारे अपने बेनिफिट के लिए है ना, किसी और के बेनिफिट के लिए क्या होगा। बिलफर्ज अगर जो है वो मैं अपने बच्चे को पोलियो नहीं पिलाता, सही है, तो क्या होता, हो सकता है बच जाता, हो सकता है कि प्रॉब्लम में आ जाता। सही है। तो प्रॉब्लम में आ जाता तो प्रॉब्लम क्या क्या होते, ये भी तो देखने वाली चीज़ है ना। हम उसकी ज़िंदगी को अगर एक माजूरी वाली ज़िंदगी क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है?
मैं खुद हुआ ना, बिल्कुल। मुझ तक अगर पोलियो के वर्कर्स पहुंचे थे, मुझ तक डॉक्टर पहुंचा था या डॉक्टर ने मुझे बताया था, हेल्थ केयर वर्कर ने मुझे बताया था, लेकिन मैंने जो है वो अपने जहन में एक थ्योरी बनाई हुई है कि जनाब ये मेरे ख़िलाफ़ साजिश है। क्यों साजिश होगी? अच्छा, यही पोलियो वैक्सीन जो है वो 1955 से जब लाइसेंस हुई है, सेवन वैक्सीन जो कहलाती जी जी जी। तो उस वक्त कोई 52 लाख जो है वो पोलियो के केसेस जो है रिपोर्ट हुए थे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। 3-3.5 हज़ार लोग बच्चे जो है वो उस दौरान मर गए थे। 1980s से जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स जो है पोलियो फ्री है। तो इसी पोलियो वैक्सीन से हुआ है ना, ओरल पोलियो से ही हुआ है ना। जी 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 जी। पूरी दुनिया के अंदर ओरल पोलियो ही चल रही बिल्कुल थी ऐसा ना। जो इंट्रामस्कुलर पोलियो है या इंजेक्टेबल पोलियो कह लें जिसे आप, वो तो लास्ट 20 ईयर्स की है ना। जी। और पोलियो एरेडिकेट किस चीज़ से हुआ है? पोलियो ये एरेडिकेट तो ड्रॉप से। ओरल से, दो कतरे पोलियो से। मैं अपने आप को बताऊं कि 1979 के अंदर जब पाकिस्तान में पहली आई तो मुझे तो याद है अच्छी तरह कि मैं शायद 8वीं 9वीं क्लास के अंदर था, पोलियो के 2 कतरे पिए। वरना 14-15 साल वाली बात आप भूल नहीं सकते। अच्छा, नहीं तो वो इतने बड़े बच्चों को पिला रहे थे उसको? हाँ बिल्कुल, उस वक्त तो चूंकि एक मैस कैंपेन थी तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि जाके पीने हैं, और वो ले गए हमें और अच्छा पिलाया सर, उन्होंने। जैसे कि आपने बताया 13-14 साल में भी पिए, तो ये सिर्फ 5 साल के कम उम्र के बच्चों को अफेक्ट करता है या फिर उनसे ज़्यादा अगर बच्चे 6 साल या 7 साल के उस एज में भी अफेक्ट कर देखिए सकता है? पोलियो किसी को भी अफेक्ट कर सकता है अगर उसकी इम्यूनिटी खराब है। अच्छा, ठीक है ना, इम्यूनिटी का मसला है। अगर मैं बिल्कुल ठीक ठाक था, मुझे कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारी लग गई है जिसकी वजह से मेरी जो है वो इम्यून सिस्टम ख़राब हो गया है, मेरा जो है वो दिफाई निज़ाम जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया हुआ था वो प्रॉपरली नॉट वर्किंग, तो फिर अगर इस दौरान में मैं जो है वो कहीं किसी पोलियो से एक्सपोज होता हूँ तो मुझे भी हो सकता है। ठीक है ना। हज के ऊपर पोलियो जो है वो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। जद्दा एयरपोर्ट पे, मदीना एयरपोर्ट पे पिलाए जाते हैं, उम्रे के लिए पिलाए जाते हैं। तो मतलब कि ये सोचने वाली बात है ना कि ये 5 साल से कम इसलिए होता है कि 5 साल तक के बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है। सही। 6 माह तक उसको माँ से जो मिली हुई इम्यूनिटी होती है वो काम कर रही होती है, बहुत अच्छी काम कर रही होती है। आप पोलियो के कतरे बर्थ पे पिला देते हैं तो बर्थ से फिर 2 माह पे होते हैं, फिर 4 माह पे होते हैं, फिर 6 माह पे, तो आपने उसकी इम्यूनिटी, म्यूकोसल इम्यूनिटी कहलाती है, आपने मुंह से पिलाए, जी। माउथ का म्यूकोसा एंड आपकी जो इंटेस्टाइन, आपके जो आते हैं उसके अंदर तक पहुंचती है, तो वहाँ पे आपके जो है ये पोलियो के कतरे पहुंच के जो इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, एंटीबॉडीज डेवलप करते हैं। उसके ये होता है कि इसको कहते हैं लाइफ एटेन्यूएटेड वायरस, बहुत ही वीक करके वायरस को, वायरस को बहुत कमज़ोर करके उसको, हमारी ज़बान में अगर मैं समझाने के लिए कहूँ कि उसकी एंटीजेनेसिटी मेंटेन होती है, यानी उसकी सलाहियत ज़िद बॉडी एंटीबॉडी बनाने की वो मेंटेन होती है, लेकिन वो बीमारी पैदा नहीं कर सकता। पैदा नहीं कर सकता। उसको कहते हैं विरुलेंस। विरुलेंस बीमारी को कहते हैं, एंटीजेनेसिटी की आप उसके अगेंस्ट पे चीज़ आ सकती है तो वो आपको पिला देते हैं। और जिसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि इसके अंदर अगर बिलफर्ज ये पोलियो के वायरस से ही कोई बीमारी हो जाए, आपने तो कहा वीक वायरस है, उसके बावजूद बीमारी हो जाए, तो वो कहते हैं कि 1 मिलियन डोजेज अगर पिलाई जाएं, अच्छा 1 मिलियन डोजेज पिलाई जाएं तो सिर्फ 3 केसेस ऐसे हो सकते हैं। अच्छा, सही। यू कैन कैलकुलेट परसेंटेज वाइज क्या बने, बड़ी सेफ रेशो है ये, बहुत सेफ अभी तक। हाँ। अच्छा, सही हो गया। देखिए वो जो फिर उसी तरफ मैं आऊँगा कि जिन लोगों ने अभी तक अपने बच्चों को इनकार किया है कि हम पोलियो के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार किया है, वर्कर्स को, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी जब, क्योंकि आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, ऐसे केसेस आपने खुद भी देखे होंगे कि जिन बच्चों को पोलियो जो है वो डायग्नोस होता है, तो वो वालिदैन क्या सारी ज़िंदगी अपने आप को माफ़ कर पाते हैं कि उनकी एक गफलत की वजह से, कोताही की वजह से उनके बच्चों को पोलियो जो है आ गया? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि अगर जो है वो मुझसे मिस्टेक हो जाए, हाँ, और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट के तौर पे, चले वालिद के तौर पे ना गए, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के तौर पे मैंने जो है वो क्लियर नहीं किया और उसकी वजह से कोई क्रिपल्ड हो गया, उसकी टांग जो है वो पोलियो की वजह से छोटी रह गई, कमज़ोर हो गई, और वो माशरे के अंदर उस लेवल पे नहीं आया जहाँ उसके जैसे दीगर बच्चे मौजूद थे। ठीक है ना। सारी ज़िंदगी डिप्रेशन में तो आएगा ना वो जी। सारी ज़िंदगी प्रॉब्लम में तो आएगा ना वो कितना ही अच्छा उसको हम कितना ही बकअप करें, बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद आएगा तो सही ना। वो हो सकता है कि डॉक्टर बन जाए, वो कह जी कि मुझे सर्जन बनना था। अब सर्जन बनने के लिए ज़रूरी है कि आपकी लॉन्ग स्टैंडिंग हो सके, यस, आप खड़े हो लंबे घंटों के हिसाब से, आप खड़े हो सके टेबल के ऊपर,
आप कोई और ऐसी फील्ड करना चाह रहे हो, वो हो सकता है पायलट बनना चाह रहा हो सर, जिंदगी के किसी भी शोबे में उसके लिए रुकावट बनेगा ये पोलियो। Exactly, बिल्कुल एक बनेगा। वक्फा आ गया सर, वक्फे के बाद वापस आते हैं तो यहीं से हम चाहेंगे कि गुफ्तगू का दोबारा से आगाज किया जाए। दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं पोलियो कैंपेन के हवाले से। हमारे साथ डॉक्टर अजहर चुगताई साहब मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखते हैं और एक बेहतरीन चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं, जिनसे हम बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल कर रहे हैं इस मुहिम के हवाले से और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल बच्चों के हवाले से। सर, वक्फे से पहले आप बता रहे थे कि एक बड़ी कामयाबी के साथ मुहिम जो है पूरे पाकिस्तान में मुकम्मल हुई है, मगर इसके बावजूद ऐसे वालिदैन भी मौजूद हैं जिन्होंने रिफ्यूज़ किया, जिन्होंने इनकार किया कि नहीं, हम अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे, जितने भी आटे में नमक के बराबर ही सही। मगर ऐसे पेरेंट्स और उन्हीं के बच्चे यही इस पूरी कैंपेन के लिए जो है ना वो ख़तरा है, जो कल को केसेस आएंगे तो वो इन्हीं में से होंगे। तो आप बता रहे थे कि ऐसे वालिदैन जो हैं, जो जब केस लेके आते हैं कि हमने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिला सके, तो वो किस हद तक शर्मिंदा होते हैं और उनके लिए और उनके बच्चों के लिए क्या मामलात होते हैं, इस बारे में आप बता रहे थे। देखिए, शर्मिंदगी तो जाहिर बात है वो बेचारों की होती है, लेकिन जाहिर बात है उस वक्त हमें उनकी जो है वो जख्मों में मरहम रखना होता है। ठीक है, जो गलती हो गई उनसे और वो नहीं पिला पाए, अब किसी भी वजह से वो उन तक जो गलत मालूमात पहुंची और उनको जो है वो बहकाया गया, उनको जो है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर, लेकिन जो होना था वो तो हो चुका ना। हाँ। तो अगर हम ये कहें कि अगर पूरे मुल्क में पोलियो से एक भी केस होता है, एक भी रिफ्यूज़ल होता है जी, तो वो तो पोटेंशियल कैरियर और पोटेंशियल रिस्क है ना पूरी आबादी के लिए। पोलियो फैलता कैसे है? ये जो है वो जब पीने के बाद या ना पीने की वजह से पोलियो जो आपके नर्व्स के ऊपर इफेक्ट करता है, आपके आसाबी निज़ाम पे, नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है और ये एक्सक्रीट होता है वाया पॉटी। ठीक है ना, स्टूल के अंदर एक्सक्रीट होता है। ये स्टूल जाता है सीवरेज सिस्टम के अंदर। सीवरेज सिस्टम के से अगर पानी जो है वो कंटामिनेट हो जाए, मिक्स हो जाए कहीं पर, मिक्स हो जाए, हो जाता है बारिशों में बहुत सारे हो जाएंगे ना। अब आप सोचिएगा एक नदी नाले के अंदर वो जो है वो, हमारे यहाँ तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ही कराची के तक तो काम नहीं कर रहा है। मैं बाकी शहरों की अंदाज़ा नहीं है मुझे इस वक्त, लेकिन अगर गांव देहात की हम बात करें तो वहाँ तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कुछ तस्वर नहीं है जी। तो वो अगर अनट्रीटेड सीवरेज जो है वो आपके दरिया में चला गया, नदी में चला गया, वहाँ से आपने पानी पिया, आपने पानी पी के जो है तो वो कंटेमिनेट तो हुआ ना, तो आपने तो पोलियो को हार्बर किया ना, पोलियो आपके जिस्म में पहुंचा। तो वो ये एक चीज़ है। तो जहाँ हम पोलियो के कतरे पिला रहे हैं वहाँ में सीवरेज सिस्टम के भी ख्याल करना है। अच्छा, जहाँ तक वालिदैन की आपने बात की कि वो बेचारे शर्मिंदा होते हैं या नहीं होते, तो अगर हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा काम तो मुसलसल ये है कि जो लोग अभी भी रिफ्यूज़ कर रहे हैं, वो तालीम याफ्ता लोग हों या गैर तालीम याफ्ता लोग हों, अच्छे अंदाज में उनको समझाने की ज़रूरत है। इश्यूज तो बच्चे को होते हैं ना आगे, हाँ, उनको समझाने की ज़रूरत है। और उसमें जो एक बात जो मैं कहना चाहूँगा वो इस लिहाज से कहना चाहूँगा कि बच्चे हमारे पास नेमत है ना, एक नेमत है ना, हमें अल्लाह ताला ने नेमत दी है ये, बेशक, ठीक है ना। इस नेमत की हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी है, बेशक, किसी और की जिम्मेदारी तो नहीं है। बिल्कुल सही है। कोई गैर मुल्की आके हमारे बच्चों की हिफाजत तो नहीं करेगा, हमने अपने बच्चों की हिफाजत करनी है। तो हम जब अपने बच्चों की हिफाजत का सोचते हैं तो जहाँ हम उनको जो सर्दी में गर्म कपड़े पहनाते हैं कि ठंडक ना लगे, जहाँ गर्मी में उनके लिए जो पंखों का, एसी का, जिसकी जो हैसियत होती है इंतजाम करता है, हम उनको अच्छे स्कूल पढ़ाते हैं, हम उनको कॉपी, किताबें सब कुछ ला के देते हैं, ग़िज़ा बड़ी सोचते हैं। माएँ हमारे घरों की खुद खाना नहीं खाती हैं, जी हाँ, बच्चों को खिलाती हैं, तो वाई नॉट पोलियो? हाँ। कि पोलियो पे हम जो है ये भी तो हिफाजती इक़दाम है ना, यानी कि पोलियो कैसे कंप्रोमाइज किया जा सकता है, क्यों करें? सही। हम उनके खाने पे कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, आराम पे कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, तो हम पोलियो पे कंप्रोमाइज क्यों कर रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि ऊँट को बांध कर फिर अल्लाह पे तवक्कुल करो। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। हमने अपनी गाड़ी अनलॉक छोड़ दी, चाबी भी लगी हुई है, एंड वी आर थिंकिंग कि जो है वो कुछ और उसको नहीं लेके जाएगा, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना, हम तो उसको खुद दावत दे रहे हैं। तो ऊँट को बांध दिया, हमने पोलियो पिला दिए, हमने वैक्सीन पिला दी, हमने उनको अच्छी सेहत दे दी, हमने जो हमारे बस में था वो कर दिया। उसके बाद अगर कुछ होता है
तो वो जी। फिर जाहिर बात है मेरे और आपके बस में नहीं है, लेकिन अपनी कोशिश तो अच्छी लेकिन अपनी तरफ से एहतियात 100% तो हमें आपने करनी है। एग्जैक्टली सही। अपनी तो तरफ सर से जैसे कि आपने बोला कि कोई एक अगर पेशेंट भी रह गया तो ऑब्वियसली वो इंटरनेशनल उसके लिए भी एक थ्रेट है, ख़तरा है। वो लोग भी हमसे डरते हैं कि अगर कोई आए हमारी तरफ से तो जो कंट्रीज़ पोलियो फ्री हो गई हैं उनको भी एक ख़तरा है। तो वो जो एक सोच है, जैसे हमने देखा 98% तक पोलियो केसेस पोलियो जो है वो के ड्रॉप्स पिला दिए गए हैं। कराची की बात करें 94% तक। तो वो जो 5% 4% वो लोग हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और हुकूमती सतह पर ऐसे क्या मज़ीद इक़दाम करने की ज़रूरत है जो कि ये जो इतनी कम परसेंटेज है वो भी ख़त्म हो जाए? मेरा ख्याल है कि हुकूमती सतह पर या हमारी सतह पर, डॉक्टरों की सतह जी। पर या आवाम की सतह पर, ये एक दूसरे को हमें जो है वो समझाने की ज़रूरत है, ठीक है ना। हुकूमती सतह पर मैं आपको एक माजी का एक छोटा सा इश्तिहार जो इसका शेयर करता हूँ। जी। ट्रेनिंग के लिए अपनी जो है मैं यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद था, कनेटिकट के अंदर। कनेटिकट का जो गवर्नर था वो गाड़ी में बैठ रहा था, उसका एल्मो, आपने बड़ा मशहूर किरदार देखा होगा, जी। बच्चों का किरदार है एल्मो। तो एल्मो जो है फ्रंट सीट पे उसके साथ बैठने लगा, तो उसने कहा चाइल्ड सीट इन द बैक, बच्चे में शायद पीछे होंगे और सीट बेल्ट लगाएंगे। तो गवर्नर ने खुद सीट बेल्ट लगाई, जी। एल्मो को पीछे बैठाया और गाड़ी चलाई। तो अगर हमारे बड़े लोग, हमारे सदर, हमारे वज़ीर आज़म, हमारे गवर्नर्स, वज़ीर आला, MNAs, MPAs, हमारे उलमाए कराम, मैं अगर जो है वो जाके किसी को समझाऊंगा कि आपने पोलियो पिलाएं, तो जितने मेरे हल्का असर के लोग हैं जी। जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं वो तो पिएंगे ना। तो इसी तरह हर एक शख्स का एक अपना हल्का असर होता है, हर एक शख्स का अपना एक ट्रस्टेड ग्रुप होता है, ठीक है ना। हो सकता है कि मैं इनकी बात मानता हूँ, हो सकता है आपकी बात मानता हूँ। तो आपकी बात मानने वाले लोग जो कहेंगे अच्छा ठीक है, ज़हरा ने कहा था, ठीक है सही कह रही होंगी, इसलिए कि पता है गलत नहीं कहती हैं। तो हमें हम सबको अपनी अपनी जगह पर जो है ना अपने अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करना, और जहाँ गलत फहमी हो रही है उसको दूर करना है। सही। अच्छा सर, आप अभी हम जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में, मतलब इस टॉपिक पे जब हमने बात शुरू की तो आपने बताया कि हम 2015 के करीब जो है वो बड़े एक मुनासिब नंबर्स तक पहुंच गए थे कि हम शायद जल्दी उससे पोलियो फ्री हो जाते हैं, मगर कोविड की वजह से और वैसे बाद में भी कुछ नंबर्स बढ़ना शुरू हो गए। अभी भी हम 73 पे हैं, जो कि कंपैरेटिवली देखा जाए हमारे अपने माजी के रिकॉर्ड के हिसाब से तो हम बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। यानी कि एक साल में 20,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुआ करते थे जी। तो इसका मतलब है कि ये कई साल जो है ये सिलसिला इस तरह चला जब हम हज़ारों में केसेस रिपोर्ट हो रहे थे। बच्चे जो हैं वो डिसेबल ज़िंदगी अभी वो आज वो जवान है वो बच्चे सारे, इतनी बड़ी तादाद में डिसेबल जो बच्चे यहाँ पे लोग जो मौजूद हैं पाकिस्तानी शहरी, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे और उनको क्या कहना चाहेंगे कि इस पोलियो की कैंपेन में वो अपना किरदार किस तरह अदा करें? बहुत बेहतरीन। मेरा ख्याल है कि उन्हीं लोगों को शोज़ में होना चाहिए, है ना, कि जो पोलियो से अब मुतासिर तो हो गए, लेकिन फिर वो अपने जब लाइफ इवेंट्स को शेयर करेंगे कि उन्हें कहाँ कहाँ मुश्किल हुई, और वो अब वो या उनके वालिदैन, हम उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहते, बिल्कुल नहीं करना चाहते, ठीक है ना। वो इंसान है हमारे जैसे बोलते चालते हमारे भाई, और उनको सैल्यूट पेश करते हैं हम लोग कि उन्होंने एक आम आदमी से ज्यादा मेहनत करके अपने आप को मनवाया। हाँ। तो अगर ऐसे लोगों को हम प्रमोट करें कि देखिए मुझे ये हो गया, मैं इससे बच सकता था। मसलन चेचक जो है वो आपकी, सर प्लीज चेचक जो है वो आपकी एक बीमारी थी, अब दुनिया में नहीं है ना। चेचक की जो बीमारी है वो अब सिर्फ लेबॉर्ट्री के मखसूस हिस्सों में मौजूद है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। खत्म किससे हुई? वैक्सीन से हुई है। जी हाँ, जी हाँ, जी तो हाँ। अल्लाह ताला ने भी कहा है ना, हिफाजत करो। सर हम ब्रेक लेंगे, मेरे प्रोड्यूसर साहब कान में जो है वो बार बार मुझे क्या, और एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात करें आज हम पोलियो के हवाले से, और हमारे साथ डॉक्टर अजहर चुगताई साहब मौजूद हैं जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। सर ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे वो लोग जो कि पोलियो अफेक्टेड हैं, वो भी हमारी सोसाइटी का एक बहुत अहम हिस्सा है और उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ज़िंदगी में। क्या मुश्किलात हैं जो कि वो फेस करते हैं? आपका पर्सनल जो आपने कभी कोई ऐसा पेशेंट देखा हो और वो आपके पास आए हो पोलियो अफेक्टेड, क्या मुश्किलात का सामना होता है और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखिए, ये पोलियो जो होता है ना, जाहिर बात है उनके चलने के मसाइल सबसे पहले आते हैं ना, टांगों के मसाइल ज़्यादा आते हैं। अब उसके लिए अगर वो क्रचेस यूज़ कर रहे हैं या व्हील चेयर यूज़ कर रहे हैं
तो किसी भी बिल्डिंग में एक्सेस ले लें, अस्पताल ले लें, स्कूल ले लें, कोई दुकान ले लें, कोई शॉपिंग मॉल ले लें, कि जहाँ पर उनको जाना है, ठीक है ना। अब या तो उनके साथ 4 लोग साथ चलें, जो कि मुमकिन नहीं है हमारे माशरे के अंदर। अगर हम चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजारें जी, और वो पढ़ें भी, लिखें भी और प्रोफेशनल ज़िंदगी भी गुजारें, तो फिर हमें मॉडिफिकेशन बहुत सारी करनी पड़ेगी अपने लाइफ स्टाइल के अंदर भी। मसलन अगर कोई मेरे आगे अगर व्हील चेयर चल रही है तो मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए ना, उसको रास्ता दूँ मैं, बिल्कुल, ठीक है ना। ये मेरी कर्टिसी होनी चाहिए। और अगर जो है वो मैं अस्पताल में बैठा हुआ हूँ, क्लिनिक में बैठा हुआ हूँ, तो मेरा क्लिनिक ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई पोलियो अफेक्टेड माँ है, अपने बच्चे को मुझे दिखाने के लिए लेके आई है, तो वो व्हीलचेयर को अगर खुद चला के ला सकती है तो मैं उसको वो तमाम तर सहूलत दूँ, वो एक्सेस दूँ कि वो क्लिनिक तक मुझ तक जो है बग़ैर किसी सहारे के पहुँच जाए। ये इसके तालीम इदारे के लिए भी होना चाहिए, यही उसके लिए शॉपिंग मॉल के लिए भी होना चाहिए। अच्छा, उसके घर के अंदर भी आप ये कर सकते हैं ना, ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारे यहाँ गुर्बत है, हम कह सकते हैं कि इसका 1 कमरे का ही मकान है, 2 कमरों के, लेकिन उसका बाथरूम तो हम ऐसा बना सकते हैं ना जिसपे कम से कम जो है वो रैंप बन जाए या कुछ वो हो जाए, या कम से कम अगर वो पकड़ के खड़ी हो सकती है तो साइड रेल कोई लगी हुई हो जिसको पकड़ के जो है वो वॉशरूम तक जा सके अपने। ये तमाम काम है और उनको फिर दूसरे की इंसान है ना ये तो जी, और सोसाइटी का हिस्सा है। हम उन्हें अगर स्पेशल कहते हैं तो उन्हें एक स्पेशल ट्रीटमेंट भी चाहिए ना, बिल्कुल, ठीक है ना। और दूसरा है कि उनको अगर हम थोड़ा सा ज्यादा दे देंगे तो हमें कोई कमी हो जाएगी क्या? नहीं, हमें तो कोई कमी नहीं होगी, और उनका हक है, उनका हक है, हमें अल्लाह में और देगा उसके नतीजे में। बिल्कुल सही। अच्छा, फिर देखें यहाँ अगर सिर्फ हम कराची की बात करें, पूरे पाकिस्तान में तो मामला वो जरा बड़े पैमाने पे हो ही जाएंगे, कराची की बात करते हैं, यहाँ पे जहाँ करोड़ों लोग रहते हैं और अपार्टमेंट्स में रहते हैं सारे। यहाँ हमने देखा है कि ज़्यादा तो कोई तकरीबन मेरा ख्याल है 95% से ज़्यादा अपार्टमेंट ऐसे होंगे जहाँ पे लिफ्टें नहीं है, सीढ़ियों। तो अब वो उन बेचारों के लिए अब देखें ना कि किसी एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पे जाना भी कितना ज़्यादा मुश्किल है, तो वो बड़ी मुश्किल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अगर कोई बैसाखियों के सहारे चल रहा है, अगर ये व्हील चेयर पे भी है, तो एक आम आदमी से आपने बिल्कुल सही कहा कि कई गुना ज़्यादा एफर्ट कर रहा है वहाँ पे, तो हमें अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है उन लोगों को, करने की ज़रूरत है। हाँ, सरकार को किस तरह की कोई कानून साजी की। बहुत अच्छी बात की कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है हमारी, उसको जो है वही होना चाहिए कि हमारे यहाँ एक कोड है कि जी 5 मंजिल से ज़्यादा अगर होगा तब जाके उसमें लिफ्ट लगेगी, एलिवेटर लगेगी, ठीक है ना। 5 मंजिल तो सारी इमारतें जितनी देख लें आप, फ्लैट जितने आमतौर पर 4 से 5 मंजिल ही होते हैं। अब अगर मेरे पास जो है वो फ्लैट ही वो है, या मैं जब उस फ्लैट में शिफ्ट हुआ था तब मेरे बच्चे को पोलियो नहीं था, बाद में हो गया, ठीक है। और अब उस बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने के लिए शुरू में तो मैं गोद में उठा के नीचे ले आया उसे, बड़ा होता जाएगा तो ये तो नहीं कर सकता मैं। सही। तो हमारे अस्पतालों के अंदर, हमारी रिहायशी बिल्डिंग्स के अंदर रैंप्स को जो है वो लगाने का वो चाहिए। कम से कम अगर हम कुछ नहीं तो थोड़ा सा धकेल के ही उसको जो है वो ऊपर तक पहुंचा दे, हम अगर लिफ्ट नहीं लगा सकते, हाँ, ठीक है ना, मतलब साइड रेल तो लगी होगा ना इसके ऊपर। मतलब हमारे पास ऐसे मॉडल्स मौजूद होंगे दुनिया भर में, बिल्कुल मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है कि जहाँ अगर आप देखें, आप किसी भी अच्छे मुल्क में चले जाएं, मैं यूरोप की बात छोड़ दें, हम तुर्की चले जाएं, तो तुर्की वहाँ लिखा होता है व्हील चेयर एक्सेसिबल, हर जगह पे होता है व्हील चेयर एक्सेसिबल। तो व्हील चेयर एक्सेसिबल तो बनाए ना चीज़ों को अपनी, उनको चीज़ें तो करें ना हम। अच्छा, फिर उसके अलावा सर एक चीज़, मैं एक पिछले दिनों एक इवेंट था इसी तरह का, उसमें मैं हिस्सा ले रहा था, तो वहाँ पे काफ़ी सारे वो कामयाब ऐसे डिसेबल पर्सनैलिटीज़ आई हुई थी जिन्होंने सोसाइटी को साबित करके दिखा दिया कि भाई हम लोग किसी से कम नहीं है और ये पोलियो हमारी कामयाबी के रास्ते में रुकावट नहीं है। तो उन लोगों ने एक दरख्वास्त की थी, तो आज बात हो रही है उनके हवाले से, मैं चाहूँगा कि मैं पब्लिक पर ज़रा सबके सामने बात की जाए। उनका कहना यह था कि हुकूमत की जानिब से ऐसी कोई पॉलिसी बनाई जाए कि हर इदारे में एक ख़ास मखसूस कोटा रखा जाए डिसेबल पर्सनैलिटीज़ के लिए, कि उनको वहाँ पे जॉब दी जाए, पढ़ाई के हवाले से भी, हर चीज़ के हवाले से। तो मतलब जो है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा है, तो वो बेचारे आज भी बेरोज़गार हैं, उन्हें इश्यूज़ हैं। मीडिया में भी ऐसी बहुत कम पर्सनैलिटीज़ हैं, सिर्फ एक खातून ऐसी हैं जो डिसेबल हैं और वो टीवी पे शो कर रही हैं। तो हर शोबे में
कोई ना कोई एक आध, क्योंकि जितनी कम्युनिटी में जो उनका इतना हिस्सा है, परसेंटेज है, उस परसेंटेज के हिसाब से उनको उनके हुकूक देने चाहिए। बिल्कुल, वो है तो सही, कोटा तो मौजूद है, आपकी बात बिल्कुल सही की कि उस पर अमल नहीं हो रहा। हाँ। तो अमल तो बहुत सारी चीज़ों पे नहीं हो रहा, हम सब चीज़ों पे बात करनी चाहिए। तो इस पे बात बिल्कुल होनी चाहिए कि डिसेबल्ड लोगों का जो है वो उनकी ज़हनी सलाहियत तो है ना, बिल्कुल है, अब उनकी जिस्मानी सलाहियतों को देखकर जो है वो हम उनको छोड़ दें, पीछे हटा दें, तो ज़्यादती है ना। मतलब ये कि साइंसदान मौजूद है हमारे पास और सब कुछ मौजूद है जो ये करते हैं। और दूसरी चीज़ में एक बहुत बड़ी चीज़ है, अब दुनिया के अंदर जो है ना कैनेस्टिक, आपकी जो है वो अगर पाँव ख़राब है और तमाम चीज़ें ख़राब है तो उसको ठीक करने की भी तो टेक्नोलॉजी मौजूद है ना, रिहैबिलिटेशन। आप ऐसी ब्रेसेस बना सकते हैं जिससे जो है उसके लिए चलना आसान हो जाए। हाँ। तो ये तमाम चीज़ें भी जो प्रोस्थेसिस जिसे कहते हैं, जी, मसनूई आज़ा, उसको ठीक किया जाए तो उसको उस पर अगर हम करें। और सर किसी को फिजिकल डिसेबिलिटी है अगर, तो उसका माइंड तो बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है, तो स्कूल्स भी जो डिसेबल बच्चों के अलग कर दिए जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उनको भी उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ाना चाहिए जो वो जो डिसेबल्ड होते हैं ना, वो डिफरेंट वाले डिसेबल्ड, मेंटली डिसेबल्ड होते हैं। फिजिकल डिसेबल्ड तो आम स्कूलों के अंदर बिल्कुल आ सकते हैं उसमें। अच्छा, हमारे साथ भी एक डॉक्टर साहब थे जो डिसेबल्ड थे, लेकिन वो हमारे साथ उन्होंने MBBS किया मेडिकल कॉलेज से, बिल्कुल रेगुलर तरीके से किया। मगर जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं जिनके बच्चे, जिनको अल्लाह ताला ने बिल्कुल सेहतमंद बच्चों से नवाजा है और मतलब कोई इस किस्म की आजमाइश में नहीं डाला किसी के बच्चे को, तो मेरा ख्याल उन पेरेंट्स को अपने बच्चों को एक तरबियत में शामिल करने की ज़रूरत है कि अगर आपकी क्लास में आपके इस तरह के बच्चे अगर आते हैं जो डिसेबल हैं, तो वो बड़े स्पेशल हैं, तो आप उन्हें बिल्कुल बुली मत करें, उन्हें रिस्पेक्ट करें, ताकि क्योंकि अगर कोई ऐसा डिसेबल बच्चा अगर उसको सुनना पड़ता है किसी से, तो वो बड़ी तकलीफ की बात। हम गांव देहातों में देखते हैं जिसका रंग काला होता है उस बेचारे का नाम कालू रख देते हैं ये लोग, ठीक है। कोई मतलब जिसका कद छोटा है तो उसे छोटू, लंबा है तो लंबू कर देते हैं उसे, तो जो बेचारा जो माजूर है उसको जो है ना वो लंगड़ा और इस तरह के नामों से पुकारा जाता है, जो बड़ी कॉमन सी बात समझी जाती है। हमें पूरा एक बदलने की ज़रूरत है सिस्टम, और एक माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। इस हवाले से भी आगाही की ज़रूरत है। सर, क्योंकि प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं, हम आते हैं इस तरफ के, ये जो हमने परेशानियाँ डिस्कस की हैं उन लोगों की जो डिसेबिलिटी का शिकार हैं, पोलियो की वजह से या वैसे माजूरी का शिकार हैं, इससे बचाने के लिए माँ बाप को सिर्फ मेरा ख्याल है पेरेंट्स ही हैं जो अपना एक किरदार अदा कर सकते हैं कि अपने बच्चों को इस तरह की परेशानी से बचा सकें। और वो किरदार क्या हो सकता है, एक दफ़ा फिर से रिपीट कीजिए ताकि हम प्रोग्राम के आखिरी लम्हात में जाएं। देखिए, इसमें बतौर वालिदैन हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को जहाँ अच्छी तालीम के लिए दे रहे हैं वहाँ उनकी बेहतर सेहत के लिए करें। तो इम्यूनाइजेशन, ये जो वैक्सीन्स हैं, चाहे वो पोलियो की हो, चाहे वो हेपेटाइटिस की हो, चाहे वो निमोनिया की हो, चाहे वो DPT की हो, जितनी वैक्सीन्स हैं हमारी, ये तमाम इस बात की कोशिश है कि हमारे बच्चे सेहतमंद तरीके से आगे बढ़ें। तो पोलियो के 2 कतरे, ठीक है ना, उस पर बस जो एतराज़ होता है जनाब कि ये हमारी शायद पॉपुलेशन कम करने की प्लानिंग है, माजरत के साथ। लेकिन मैं वक्फे में बता रहा था कि 702 बच्चे हर घंटे पाकिस्तान में पैदा होते हैं। 5.4 मिलियन एनुअली बच्चे पैदा होते हैं, तो पॉपुलेशन कम तो नहीं हो रही। इंडिया चाइना की तो कम नहीं हुई, वो अभी भी परेशान है अपनी आबादी से। हाँ, तो उन्होंने भी यही खतरे पिलाए हैं। एग्जैक्टली, यही खतरे पिलाए। अच्छा, एक और बड़ी जबरदस्त बात की आपने, वो कहते हैं मुसलमानों की पॉपुलेशन खत्म करने के लिए। तो क्या इंडिया में जब उन्होंने वैक्सीन पिलाई होगी तो उन्होंने सेग्रीगेट किया होगा, दिस इज मुस्लिम वैक्सीन एंड दिस इज हिंदू वैक्सीन। तो ये सारी कॉन्स्पिरेसी हमारे साथ की गलतफहमी है ना। तो पोलियो के 2 कतरे जरूर पिलाएं, बार बार पिलाएं। पोलियो चूंकि डिसेबिलिटी का मसला है, ठीक है, हो सकता है कि आपका इस बच्चे से इंतकाल नहीं कर रहा, लेकिन डिसेबल होगा तो ये बहुत बड़ा खतरनाक चीज है, वो ज्यादा तकलीफ। आप रोज जिएंगे, रोज बनेंगे, बिल्कुल ऐसा। उससे बेहतर है बचने के लिए रसूलुल्लाह की उस हदीस को दोबारा दोहरा रहा हूँ कि ऊँट को बांध कर अल्लाह से तवक्कल करो। तो पोलियो के कतरे पिलाइए और फिर अल्लाह पर तवक्कल कीजिए कि इंशाल्लाह बीमारियां नहीं होंगी। लेकिन अब खाली अगर बैठे रहें और ये सोचते रहें कि खुद हो जाएगा, तो अल्लाह ने साफ कुरान में कहा है कि लैसल इंसान इल्ला मा सआ, किसी को भी वो चीज़ नहीं मिलेगी जिसकी उसने कोशिश नहीं की। तो वी हैव टू स्ट्राइव फॉर बिल्कुल ऐसा पोलियो फ्री सोसाइटी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लाए और हमने बड़ी एक अच्छी गुफ्तगू रही हमारी, यकीनन एक बेहतरीन मालूमात जो है वो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आवाम तक और हम तक पहुंची होगी। दोस्तों, जो आज की हमारी पोलियो के हवाले से बहस का हासिल रहा वो यही है कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो जो 100% है हमारा, जो हमने अदा करना है वो यही है कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और बच्चों की
जो नेमत है, औलाद की नेमत, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप उन लोगों से मिलिए जिनकी औलाद नहीं है। और अल्लाह ताला ने हमें इस नेमत से नवाजा है, तो जहां हम उनके लिए हर तरफ बेहतर सोचने की और बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो ये पोलियो के 2 कतरे भी आपके उस फ़र्ज़ में शामिल हैं जिससे हम पाकिस्तान को पोलियो फ्री कंट्री बनाने में कामयाब हो सकेंगे। फ़हीम अब्बास को और ज़हरा रज़ा को दें इजाज़त। आप दोस्तों से इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।